हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर। गाइस, इसमें मैंने 2 वीडियोस बना दी थी प्रॉपर्ली, जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। सो गाइस, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक पढ़ लिया था। अब हमें यहां से पढ़ना है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। गाइस, इस वीडियो को ये पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि तीनों ही पार्ट में ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें मिक्सचर कंपाउंड मतलब बेसिक चीज तो मैंने पहले दूसरे में बताई थी, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पोर्शन में है। तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। सो चलो देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। गाइस, अगर कोई भी एयर है, अगर हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर वहां से हम किसी भी गैस को निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस में हम एयर लेते हैं, उसे कूल करते हैं हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसे इवापोरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड is cooled by decreasing the temperature to get liquid air। गाइस, हम करते क्या है कि जो एयर है उसे लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर रखते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता ही होगा जब प्रेशर पड़ता है तो कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम सबसे पहले उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। देन दिस लिक्विड इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। गाइस, हमने देखा था यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा अलग होता है। आपको नीचे फिगर दिया हुआ किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर अंडर प्रेशर है, फिर ये कहाँ जा रहा है, ये कोल्ड हो रहा है यहाँ पे। ओके, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। गाइस, यहाँ पे कोल्ड हो रहा है, फिर यहाँ पे सेपरेटर लगा हुआ है। गाइस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो ये पोर्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पर अलग अलग गैसेस निकल जाती हैं और आपको फाइनली बचता क्या है, ये लिक्विड ऑक्सीजन। अब लिक्विड ऑक्सीजन को आप जैसे ही इवापोरेट करोगे या फिर आप वार्म करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो चलो अभी डिटेल में देखते हैं और सारी चीज़ें क्या है। जैसे कि द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ fractional distillation column where gases get separated at different height depending upon their boiling point। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग गैसेस का अलग अलग है। जैसे ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है, तो -183 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। तो -183, आपको लग रहा होगा ये टेम्परेचर माइनस में है, बट इतना ही सफिशिएंट है लिक्विड ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए गैस में। आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें कि हम आर्गन और या फिर जो भी अलग गैसेस होती हैं उसको यहाँ से निकाल देते हैं। लास्ट में हमारे पास फाइनली बच जाता है लिक्विड ऑक्सीजन, जिसे हम इवापोरेट करते हैं या फिर वार्म करते हैं तो हमें प्योर ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे प्योरीफाई करते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की मदद से हम किसी भी एयर में से अलग अलग गैसेस को निकालते हैं। ओके, सो अगला टॉपिक है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। सो आप कॉपर को कैसे निकालोगे किसी इम्प्योर सैंपल से। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। चलो हम डिटेल में इस एक्टिविटी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ईजी होगा हमें आगे समझना। सो टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। आपको 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है चाइना डिश में। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, आपको थोड़ा सा इसमें पानी मिला देना है। ओके, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज हैं जो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगी उन्हें आपको फिल्टर पेपर से बाहर निकालना, जैसे मिट्टी हो गया, छोटे छोटे कण जो कि फिल्टर पेपर से पास हो जाए आपको उसे निकाल लेना है। इवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। गाइस, आपको उसके बाद क्या करना है कि आपको इवोपरेट कर देना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, तो उसमें का जो वाटर होगा वो निकल जाएगा और सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद कवर द सोल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। उसके बाद आपको फिल्टर पेपर से इसे कवर करके छोड़ देना है इसे ठंडा होने के लिए। यू विल ऑब्टेन ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। आपको क्या मिल जाएगा चाइना डिश में, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल जाएगा। ओके, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सो गाइस, क्रिस्टलाइजेशन इसे कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट
टू रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। गाइस जो समुद्र में से पानी निकलता है उसमें भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो खारा लगता है, वो इम्प्यूरिटीज ही होती हैं बेसिकली। सो इसको हम किससे रिमूव कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। सो क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सोल्यूशन। हम किसी भी सॉलिड को उसके क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं किसी सोल्यूशन में से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन। गाइस इवापोरेशन से क्या होता है, इवापोरेशन के क्या नुकसान है? ये दो नुकसान है इवापोरेशन के, आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा सा रीडिंग करोगे। तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो इवापोरेशन प्रोसेस से फार बेटर है। रीजन क्या है? सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग लाइक टू ड्राइनेस। क्या होता है कि जब हम चीनी को हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है, ये वजह है कि हम उसे अलग नहीं कर सकते, उसके क्रिस्टल को अलग नहीं कर पाते। सम इम्प्यूरिटीज में रिमेन डिसॉल्व इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। आप गाइस देख सकते हो कि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, जो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती। वो क्या होती है? वो डिसॉल्व रह ही जाती हैं, हम फिल्ट्रेशन करने के बाद भी, फिल्ट्रेशन करते हैं उसके बाद भी वो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है? सो गाइस आपको मेरी स्पीड पढ़ाने की तो समझ में आ रही ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो, अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही काफ़ी होगा मेरे लिए। सो चलो एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन में है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सो गाइस सी वाटर से जो वाटर निकलता है हम उसे प्योरीफाई करते हैं किससे? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। गाइस फिटकरी जो होता है ना उसे बोलते हैं एलम, पोटाशियम बोलते हैं, उसे हम इम्प्योर सैंपल से कैसे अलग करते हैं? Thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture we get pure substance। गाइस हमने बहुत सारी ऊपर टेक्निक्स देखे, अलग अलग चीज़ों को, लिक्विड को, मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, डाई को, सारी चीज़ों के कैसे किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। ओके सो हम इस तरीके से जो नेचर में चीज़ें हैं उसे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसे फिल्टर करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ओके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे एक नई नई चीज़ें हम डिस्कवर करते गए और हम अपने एडवांसमेंट के लिए इन टेक्निक्स को यूज़ किए, फिल्ट्रेशन के लिए या फिर कह सकते हैं प्योरीफिकेशन के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको ये डायग्राम समझना होगा कि जो वाटर आपके घर तक पहुँचता है वो किस तरीके से पहुँचता है। ठीक है, एक रिजर्वॉयर होता है, ये कोई भी पानी हो सकता है, थोड़ा सा इम्प्योर भी हो सकता है। उसके बाद ये इम्प्योर पानी को हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से निकालते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जो हैवी कण है, जो पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पत्थर कंकड़, ये सारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, सेडिमेंटेट हो जाते हैं। उसके बाद इस वाटर को हम आगे भेजते हैं लोडिंग टैंक में। उसके बाद लोडिंग टैंक में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, सस्पेंडेड मतलब जो ऊपर तैरती रहती हैं, ओके, जो सेडिमेंटेट नहीं हो पाती, जो नीचे बैठ नहीं पाती, वो कहाँ जाती हैं? फिल्ट्रेशन टैंक में। वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाने के बाद हमारे पास आने से पहले उन्हें क्लोरीन में मिलाया जाता है, मतलब उनका क्लोरिनेशन किया जाता है। क्लोरिनेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। क्लोरीन की मदद से हम बैक्टीरिया को पानी से निकालते हैं, इसलिए आप कभी कभी देखते हो कि टेस्ट जो है ना वो ख़राब होता है पानी का, और इसी की वजह से हमारे बाल भी झड़ते हैं कभी कभी। जहाँ जिस पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगा वहाँ पे बाल झड़ने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो क्लोरिनेशन के मेथड से इस बैक्टीरियाज को रिमूव किया जाता है। ओके उसके बाद गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आपको ये दोनों समझना होगा। अगर आप ये दोनों नहीं समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जैसे मार्क करना चाहो कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज। गाइज पहले हम मिक्सचर को समझें और प्योर सब्सटेंस को समझें। इससे पहले समझना होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गाइस पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। द interconventional state is a physical change because these change occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। guys physical change क्या होता है? जब किसी चेंज में कोई भी कंपोजिशनल चेंज ना आए, मतलब उसमें कोई भी केमिकल चेंज ना आए, उसके एटम मॉलिक्यूल्स ना बदले, वो कहलाता है फिजिकल चेंज। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज।
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और फिर गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। ये इंटरचेंज है स्टेट का, ये फिजिकल है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें एटम्स का कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आप समझ रहे हो? जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने पहले बताया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में, वो H2 वही रहेंगे, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। ओके, आप ये देख सकते हो लाइन, ये केमिकली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। भले ही हम कहें कि आइस हार्ड है, वाटर थोड़ा सॉफ्ट है, बट उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम होता है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। गाइस, वाटर आप देख सकते हो, कुकिंग ऑयल, दोनों ही लिक्विड होते हैं लेकिन इनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। मतलब गाइस, आप पानी देख सकते हो, पानी आग को बुझाता है, वहीं ऑयल आग को लगाता है। तो इनफ्लेमेबिलिटी की वजह से भी इनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं और इनका महक जो ऑर्डर होता है वो भी अलग होता है। वाटर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन आप ऑयल देखोगे, केरोसिन ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ये सारे का टेस्ट अलग होता है, इनका ऑर्डर अलग होता है, ये स्मेल करते हैं बेसिकली। इट इज़ दिस अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। गाइस, जो ऑयल का केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो इससे वाटर से अलग बनाता है, भले ही दोनों लिक्विड हो। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substance. A chemical change is also a chemical reaction. गाइस, केमिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में पहले हमने देखा कि कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? कंपोजिशन बदल जाता है। जैसे पेपर का बर्न होना, आग लगना, ठीक है, वो पेपर से राख बन गया। ऑयल का जलना, आप देखोगे ऑयल जल के इवापोरेट हो जाता है, उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल क्या था? लिक्विड था, लेकिन वो जलने के बाद वेपर में कन्वर्ट होकर यूज़ हो गया। सो वो एक केमिकल चेंज है, उनके कंपोजिशन ही बदल गए पूरे। लेकिन अब वाटर में, आइस में ये सब देख सकते हैं। लकड़ी का टूटना भी तो एक प्रोसेस है, बट वो फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जो कंपोजिशन है, वुड का कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है, जैसे कि एक का दूसरे में मिलना। ओके, और हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। गाइस, इसका जवाब आप क्या देना चाहोगे कमेंट सेक्शन में? अगर नहीं दे पाते तो मैं इसे कमेंट में पिन कर दूंगा। पहले आप कोशिश करना इसका जवाब देने का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं क्लासीफाई करने के लिए। गाइस, ये क्वेश्चन आई होप आप सॉल्व करोगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। सो उसके बाद आते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। इसके पहले हमने प्योर सब्सटेंस को पढ़ने के लिए ही पढ़ा है केमिकल एंड फिजिकल चेंज, तो फाइनली पढ़ भी लेते हैं क्या है प्योर सब्सटेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। भाई, दो तरह की चीज़ें होती है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एलिमेंट क्या होता है? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. So guys, एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी इन्होंने बताई? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने क्या प्रॉपर्टी बताई एलिमेंट की, उसे देखते हैं। He defined an element as the basic form of matter. गाइस, मैटर के बारे में आपको पता होगा, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो कहलाती हैं मैटर। सो इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो एलिमेंट होता है वो बेसिक फॉर्म होता है। ओके, मैटर बाद में आता है, एलिमेंट पहले आता है, ठीक है। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। गाइस, एलिमेंट को उन्होंने क्या कहा कि हम एलिमेंट को किसी भी और सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। गाइज, उन्होंने एलिमेंट को किस में बांटा? मेटल्स में बांटा। जैसे आप देख सकते हो, लोहा, तांबा, कॉपर, ये सब मेटल है। नॉन मेटल जैसे आपका वुड, कार्बन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल है। मेटोलाइट जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है, उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ओके, सो पहले अभी देखते हैं कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। मेटल्स यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे दे हैव ए लस्टर, शाइन। लस्टर है, जैसे आप देख सकते हो आयरन या स्टील, आप देख सकते हो वो शाइन करता है, तो वो एक मेटल होता है। कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है शाइनी, जैसे गोल्ड आप देखते हो शाइन करता है, ठीक है। आपकी कार शाइन करती है, वो पेंट के अलावा भी जो उसका मेटल है वो शाइन करता है। ओके, तो लस्टरस जो है वो प्रॉपर्टी है मेटल की। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। सो गाइस, किसी भी मेटल का जो कलर होता है ना, वो सिल्वरी ग्रे होता है या गोल्डन येलो कलर होता है। जैसे आप कंपेयर कर लो गोल्ड और सिल्वर को, तो आप देख सकते हो गोल्ड किस कलर का? येलो कलर का होता है, और सिल्वर क्या होता है?
ग्रे कलर का होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स में आप हीट को भी पास कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकते हो। हीट को कैसे पास करोगे, आप जब हीट के सामने ले जाओगे, जैसे आप लोहे का रॉड लो, आप उसका एक सिरा गर्म करोगे, एक कॉर्नर, जैसे एक लोहे का रॉड है मेरे पास, अगर मैं उसका ये पार्ट गर्म करता हूँ तो आप यहाँ से पकड़े हो ना, तो धीरे आपका ये हाथ जलने लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टेड है, वो कंडक्ट करता है हीट को। उसके बाद दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। गाइस मेटल की वजह से ये हमारी अलमारी बनती है, कोई भी शीट बनता है। मतलब किसी मेटल का अगर एक बड़ा सा पत्थर है या टुकड़ा है ना, तो इसको हम पीट कर कटोरी बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, मतलब पतला इसे किया जा सकता है। दे आर सोनोरस, मतलब आप किसी भी मेटल को जब स्ट्राइक करोगे ना, किसी भी चीज़ से टच करोगे तो उसमें एक आवाज़ आएगी, टिन टिन वाली, जैसे घंटी नहीं बजता वैसी आवाज़ आएगी। किसी भी मेटल हो, कोई भी मेटल, उससे आवाज़ आती है, तो दे आर सोनोरस। एग्जाम्पल ऑफ मेटल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। सो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेटल के, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स है मेटल। उसके बाद नीचे आपको कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दी हुई है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गाइस नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे कलर्स में हो सकता है, किसी भी कलर सकता है, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या हीट होती है वो कंडक्ट नहीं करती। आप देखते होगे वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक टेप होता है या फिर रबर का कोटिंग लगाया जाता है, क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को ना लगे, झटका ना लगे बिजली का, इसलिए ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है। क्योंकि रबर जो है ना वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, दे आर नॉन लस्टरस, सोनरस और मेलेबल। ओके, ये मेलेबल नहीं होते, मतलब इन्हें हम पीट नहीं सकते, टक्टाइल नहीं होते, सोनरस नहीं होते, ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर, अब नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, नॉन मेटल के हैं। और गाइज यहाँ पे आपको कुछ मेटलॉइड के एग्जाम्पल दिए। मेटलॉइड मतलब जिनमें कि आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाए, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सो गाइज अगला टॉपिक आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, चाहे आप मैटर ले लो, एलिमेंट ले लो और कंपाउंड ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा ही जाना है, निश्चित पूछा जाएगा। 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम में आएगा। ओके, तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। गाइस हमने अभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिले हुए होते हैं, केमिकली कंबाइंड विथ वन एंदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। गाइस हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, कोई भी कंपाउंड हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिले होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। उसके बाद आपको मिक्सचर और कंपाउंड के कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। गाइस ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर आप याद नहीं करोगे तो एग्जाम में पछताओगे। तो आपको पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से दोबारा, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, और इनमें कोई भी दूसरा कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। गाइज हमने पढ़ा है पहले कि जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब मिक्सचर है से वेरिएबल कंपोजिशन। गाइज मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। उसके बाद अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है, एक कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जो भी, जैसे मैं मिला दूं मिक्सचर को, नमक में चीनी मिला दो तो नमक और चीनी हमको खट्टा मीठा दोनों टेस्ट आएगा, वो एक मिक्सचर है। अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे हम गोल्ड और आयरन को मिला दें, ठीक है, ये गोल्ड और टाइटेनियम को मिला दे तो ये अलग एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। स्टील बना दे, सो स्टील जैसे हो गया, वो आयरन से भी अलग है, कॉपर से भी अलग है, ब्रोंज से भी अलग है। सो स्टील क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि वो मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी किसी एक से नहीं मिलती, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और ही निकल कर आती है अलग। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। गाइस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना, उनके अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग आसानी से तोड़ सकते हैं फिर किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन कंपाउंड में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं कंपाउंड्स में से अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सो गाइस इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैटर, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैटर का कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं,
प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट कंपाउंड के ऊपर हमने पूरा पढ़ा। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट को हम और तोड़ नहीं सकते एंटोनी लेवेसियर के अकॉर्डिंग, ओके। एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एटसेट्रा। कंपाउंड में फिक्स रेशियो में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे शुगर, वाटर, मीथेन, ये सब। मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स जैसे दिए हुए हैं। एग्जांपल क्या है होमोजेनियस का, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे एग्जांपल क्या है हेटेरोजेनियस का, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इसी टेबल पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड था। और आपको कुछ ऊपर मैंने सेपरेशन के मेथड्स बताए गाइस, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से आपकी पहली बात तो नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा है वो, और उसके बाद एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की 90% संभावना है। सो फिलहाल गाइस ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी चीज़ इंप्रूव करूं, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पूरी सीरीज़ पसंद आती है, तो हम अगले चैप्टर पे मूव कर चुके हैं। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसकी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।